A very warm good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of business communication skills, and today we are discussing about a new topic, that is stress management. पहले जो है हम बात जो कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की नहीं, एटीट्यूड की बात कर रहे थे। ठीक है कि आपका एटीट्यूड कैसे आपकी पर्सपेक्टिव को चेंज करता है। आपका एटीट्यूड अगर अच्छा होगा अंदर तो बाहर बिहेवियर में उतने ही चेंजेस दिखेंगे आपको। ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा था कि भाई पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड को इम्प्रूव करने के क्या तरीके होते हैं, कौन कौन सी थ्योरी या थेरेपीज आई हैं जिससे एटीट्यूड हमारा इम्प्रूव होता है। तो ये सारी बातें हम करते हैं। ठीक है। अब जो है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है ना। आगे क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे टाइम का मैनेजमेंट हमने पढ़ा था वैसे हमें स्ट्रेस का मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। कॉमन सी बात है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है हाउ यू कैन इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम। सिमिलरली स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हाउ यू कैन इफेक्टिवली मैनेज योर स्ट्रेस। ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि लाइफ कभी भी एक बिल्कुल हाईवे की रोड नहीं होती है। हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। और उन डाउन पोजीशंस में और उन अप पोजीशन पे हम हमारे स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, हम अब समझेंगे, अब सीखेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बात होती है व्हाट इज स्ट्रेस, कि स्ट्रेस क्या होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस किसे कहते हैं और स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स। क्या बोला, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ये हमारा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल रिएक्शन है किसी भी परसीव डिमांड्स और थ्रेट्स पे। मतलब आप ये मान लीजिए कि हम किस तरह से मेंटली बिहेव करते हैं, फिजिकली, इमोशनली बिहेव करते हैं जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है, या कोई परसीव डिमांड्स या कोई थ्रेट्स हमारे सामने आ जाता है जिससे हमें बहुत डर लगता है, या कोई ऐसी वर्स्ट सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। तब हम जो है जिस तरह से अपने अंदर चल रही मेंटल, फिजिकल और इमोशनल और बिहेवियरल रिएक्शन को जिस तरह से मैनेज करते हैं उसे स्ट्रेस कहा जाता है। क्या क्या, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल रिएक्शंस को किस तरह से मैनेज करते हैं उसे स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, तो क्या बात हुई, when situations seem threatening to us, our bodies react quickly to supply protection by preparing to take action। कॉमन सी बात है, जब ऐसी कोई क्वेश्चन, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए कोई एक पर्सन, मान लीजिए कोई पर्सन है, मतलब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं एंड एकदम से आपके ऊपर बॉल है, तो व्हाट यू विल ट्राई, आपकी बॉडी इस उस थ्रेटन को, उस बॉल को अपने बॉडी से बचाने की कोशिश करेगी। आप जब तक ये चीज समझ पाएंगे आपके हाथ अपने आप आपके फेस पे आ जाएंगे। आपने कभी फील किया होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है। या फिर कोई अपन को, कोई फ्रेंड्स हंसी मजाक में अपन को मारने वाले होते हैं तो अपन एकदम से पीछे हो जाता है, पीछे हो जाते हैं। तो हम जब तक समझे तब तक हम हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी जो होती है ऐसी थ्रेटनिंग सिचुएशंस को अपने आप, बहुत ऐसी थ्रेटनिंग सिचुएशन पे बहुत ही ज्यादा क्विकली एक्ट करती है। ठीक है। और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है जब इस तरह के एक्शंस होते हैं। दिस साइकोलॉजिकल रिएक्शन इज नोन एज द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और इसी साइकोलॉजिकल रिएक्शन को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है। क्या बोला, when situations seem threatening to us, our bodies react quickly to supply protection by preparing to take action. This psychological reaction is known as the fight or flight response. The psychological response to a stressor is known as reactivity. किसी भी साइकोलॉजिकल, किसी भी स्ट्रेसर का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है,
रिएक्टिविटी होता है। द साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेसर इज नोन एज रिएक्टिविटी। जो किसी भी स्ट्रेसर का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है कि वो रिएक्ट करता है। ऑफ कोर्स थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो वो बहुत नेगेटिव वे में रिएक्ट करता है। Psychological responses can accumulate and result in long term wear on the body। ये जो psychological responses होते हैं ना, ये जब साथ में बहुत सारे, जैसे मान लीजिए आप रेगुलरली बहुत टाइम से स्ट्रेस में है तो दैट कॉज द डिप्रेशन। आपको बहुत टाइम से स्ट्रेस है किसी चीज का तो बाद में एक पॉइंट पे, एक क्यूरी पॉइंट पे क्या होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जब एक्यूमुलेट होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं, तो ये एक हमारे बॉडी पे बहुत लंबी छाप, बहुत लॉन्ग टर्म का टीयर छोड़ देते हैं। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट मेक्स समथिंग स्ट्रेसफुल। स्ट्रेसफुल क्या सम चीज स्ट्रेसफुल बनाता है, मतलब क्या चीज हमें, क्या चीज स्ट्रेसफुल बनाती है। देखिए, सिचुएशंस दैट हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड्स, ऐसी सिचुएशंस जिनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो सिचुएशंस दैट हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड्स। नेक्स्ट, सिचुएशंस दैट आर इमिनेंट, इमिनेंट मतलब बहुत ही ज्यादा अनबेरेबल या अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन जब हमारे सामने आ जाती है तब। लाइफ ट्रांजिशंस, आपने देखा होगा कुछ लोगों की लाइफ एक रात में बदल जाती है, तो इसी तरह के जो लाइफ ट्रांजिशंस होते हैं या धीरे धीरे जो लाइफ में जो बदलाव आता है, जो हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटे होते हैं तो स्ट्रेस का पता नहीं होता, पर जैसे जैसे धीरे बड़े होते हैं टेंशन आ जाती है और वो स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो वो लाइफ का ट्रांजिशन जो होता है वो हमारे अंदर स्ट्रेसफुल, हमारी सिचुएशन को स्ट्रेसफुल करता है। नेक्स्ट, टाइमिंग। टाइमिंग एग्जाम्पल, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म। टाइमिंग का मतलब, टाइमिंग का एग्जाम्पल क्या हुआ, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म, कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन, दिमाग में कंफ्यूजन, किसी चीज को एम्बिग्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट, डिजायरेबिलिटी। अगर आप बहुत डिजायर करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, आपकी बहुत ही महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, किसी पर्सन को लेके, खुद को लेके, है ना, अपने करियर को लेके, बहुत सारी अच्छी है इच्छाएं, होना बहुत अच्छा होता है। पर कभी कभी वो इच्छाएं उस लेवल तक, जिस लेवल तक आपने सोची होती है, वो पूरी नहीं हो पाती। शायद आपके एफर्ट्स कम हो इसीलिए, शायद किसी और रीजन से, या फिर कभी कभी कुछ इच्छाएं पूरी ही नहीं हो पाती है। तो उस डिजायरेबिलिटी का जो बोझ होता है वो आपके मन में होता है और इसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल फील करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोलेबिलिटी। कुछ कुछ पर्सन होते हैं जो अपनी लाइफ की सारी चीजों को कंट्रोल करने की इच्छा रखते होते हैं, कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा पूरा दिन मैं कंट्रोल करूंगा। ये कंट्रोलेबिलिटी, आप लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगले मोमेंट पे जो भी होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यू हैव नो कंट्रोलेबिलिटी, है ना। तो कंट्रोलेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्या बोला, व्हाट मेक्स समथिंग स्ट्रेसफुल। पहला, सिचुएशंस दैट हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड्स। सेकंड, सिचुएशंस दैट आर इमिनेंट। थर्ड, लाइफ के ट्रांजेक्शंस। फोर्थ, टाइमिंग, deviation from the norms. Fifth, ambiguity, that is the confusions. Sixth, desirability, that is the neediness of a person. And then controllability, that I want to control everything. ठीक है, like this. नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड। सारे स्ट्रेसेस बैड नहीं होते, सारे स्ट्रेसेस खराब नहीं होते, सारे स्ट्रेस बैड नहीं होते हैं। Distress is a continuous experience of feeling overwhelmed, oppressed, and behind in our responsibilities. It is the all encompassing sense of being imposed upon by difficulties with no light at the end of the tunnel. क्या बोला, नॉट ऑल स्ट्रेस आर बैड। जैसे डिस्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस क्या होता है, डिस्ट्रेस इज अ कंटिन्यूअस एक्सप्रेसिव एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग ओवरवेल्म्ड, ऑप्रेस्ड एंड बिहाइंड इन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब डिस्ट्रेस एक कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन होता है जिसमें आप ओवरवेल्म्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा बोलता है ओवरवेल्म्ड हो गई मैं, वो oppressed and behind in our responsibilities feel करते हैं। It is the all-encompassing sense of being imposed upon by difficulties with no light at the end of the tunnel। मतलब इस केस में क्या होता है कि आपके ऊपर स्ट्रेस होता है,
आप एक टनल के अंदर गए हो जिसमें आपको सामने लाइट नहीं दिख रही है, इस तरह का आपके अंदर स्ट्रेस होता है, तो उसे डिस्ट्रेस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रेस इंक्लूड एकदम से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाती हैं तब, कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप तब, एक्सेसिव ऑब्लिगेशंस, managing a chronic illness, or experiencing a trauma. This is a kind of distresses. ठीक है? Distress is a continuous experience of feeling overwhelmed, oppressed, and behind in a responsibility. It is the encompassing sense of being imposed upon by difficulties with no light at the end of the tunnel. Example of distress include financial difficulties, conflicts in relationships, excessive obligations, managing a chronic illness, और एक्सपीरियंसिंग अ ट्रॉमा। तो ये डिस्ट्रेस कॉज करती है। नेक्स्ट यूस्ट्रेस क्या होता है? यूस्ट्रेस इज द अदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। यूस्ट्रेस एक अदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेस होता है दैट इज पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल, जो कि पॉजिटिव भी होता है और हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है। वी मे फील चैलेंज्ड बट द सोर्सेज ऑफ द स्ट्रेस आर अपॉर्चुनिटीज। हमें शुरुआत में वो एक चैलेंज लगेगा, हमें थोड़ा बर्डन फील होगा, पर वो एंड में क्या होता है, इट हैज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट द एंड दैट आर मीनिंगफुल टू अस, जो हमारे लिए हमें पता है कि बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होती है। Eustress helps provide us with energy and motivation to meet our responsibilities and achieve our goals. Eustress जो होता है वो प्रोवाइड करता है अपन हमको एनर्जी और मोटिवेशन, है ना, टू मीट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मीट कर सके एंड टू अचीव आर गोल्स, और अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है ना? एग्जाम्पल ऑफ यूस्ट्रेस इंक्लूड ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज। ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज जो है वो एक तरह का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होता है कि आगे लाइफ में क्या होगा, अब हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए, अब तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमारी लाइफ में हमें कोई जॉब मिल जाए। ठीक है ना, हम कोई जॉब कर लें, तो इट इंक्लूड ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज। तो एक ये जो होता है एक अच्छी फीलिंग भी होती है कि भाई हम हमको अब जॉब मिलेगी, हम बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम बड़े हो गए हैं, फाइनेंशियल स्टेबल हमें होना पड़ेगा। पर एक स्ट्रेस भी होता है आपके अंदर, पर ये स्ट्रेस आपकी लाइफ में ये स्ट्रेस जो होता है आपको बहुत सारे बात सोचने में मजबूर करता है, और अगर आप बहुत सारे बात सोचते हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल कर आती है। ठीक है ना? गेटिंग मैरिड इज ऑल्सो यू स्ट्रेस। गेटिंग मैरिड एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, पर साथ में स्ट्रेस भी होता है। स्ट्रेस के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि लाइफ कैसे चलेगी, किस तरह से साथ रहेगा, कैसे बना के रखेंगे, मतलब सब कुछ। ठीक है? रिसीविंग अ प्रमोशन, प्रमोशन जब होता है तब हम बहुत खुश होते हैं, ऑफ कोर्स सैलरी इंक्रीमेंट और हमारा पोजीशन इंक्रीमेंट, तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। पर एट द सेम टाइम वो स्ट्रेस भी होता है हमारे लिए, क्योंकि अब हमारे पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, अब हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा पहले टाइम से। ठीक है? तो ये रिसीविंग अ प्रमोशन इज अ स्ट्रेस, पर इससे हमें ये हमारे लिए पॉजिटिव भी है, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हैं, ये स्ट्रेस में तो है पर हम पॉजिटिव लगता है और हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है। चेंजिंग जॉब्स, आपने बहुत स्विच किया और एक आप उससे बढ़िया कंपनी में आपने अब काम करना शुरू किया है, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। पूरा एनवायरनमेंट आपके लिए बिल्कुल नया है, आपको इस एनवायरनमेंट में सेटल डाउन होना पड़ेगा, है ना? और आप शुरुआत में आपको एक्स्ट्रा आवर्स भी अपने देने पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें यूस्ट्रेस में आती है। Eustress is the other form of stress that is positive and beneficial. We may feel challenged, but the sources of the stress are opportunities that are meaningful to us. Eustress help provide us with energy and motivation to meet our responsibilities and to achieve our goals. For example of eustress include graduating from college, getting married, receiving a promotion, or changing jobs. Okay. नेक्स्ट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एग्जाम्पल्स क्या है देखिए। A good example of a stressful situation for many people is taking a test. If you find testing to be stressful, you might notice certain physical, behavioral, mental, and emotional response. What are physical response, behavioral response, mental response, and then emotional response?
ठीक है। तो क्या एक गुड एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर मेनी पीपल इज टेकिंग अ टेस्ट। मतलब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपको फील करना है कि आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है कि नहीं, तो आप एक टेस्ट लीजिए। इफ यू फाइंड टेस्टिंग टू बी स्ट्रेसफुल यू माइट नोटिस, अगर आप उस टेस्टिंग को स्ट्रेसफुल मान रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे, मतलब अगर आप एक टेस्ट दे रहे हैं और अगर आप टेस्ट, आपके लिए वो टेस्ट देना एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके फिजिकल हेल्थ में, बिहेवियरल में, मेंटल हेल्थ में और इमोशनल जो हेल्थ में, ये फिजिकल बिहेवियर और मेंटल और इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज होंगे ना, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चेंज हो जाएंगे। फिजिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन मार्क, बिहेवियरल रिस्पॉन्स पे क्वेश्चन मार्क, मेंटल रिस्पॉन्स पे क्वेश्चन मार्क और इमोशनल रिस्पॉन्स पे भी क्वेश्चन मार्क। क्या है ये? व्हाट इज स्ट्रेसफुल टू यू? देखिए अब बहुत सारे एग्जाम्पल है कि आप नहीं, आप नोट करते हैं कि जैसे आपने एक एग्जाम दिया तो आप, जैसे कि कुछ बच्चे देखते हैं कि उनका फेस रेड हो जाता है, कुछ के हाथ पांव वाइब्रेट होने लग जाता है, तो ये तो फिजिकली आप क्या दिख रहे हैं, फिजिकली स्ट्रेस दिख रहे हैं आप। ठीक है। बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या होता है, कुछ बिल्कुल किसी से बात नहीं करते होते, चुप रहते होते हैं, जाके चुपचाप से टेस्ट पे अपने अपनी बेंच पे बैठ जाएंगे जहां पे रोल नंबर आया है। या फिर आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो बहुत ही बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं अरे मैं तो ये भी नहीं पढ़ा, मैं तो वो भी नहीं पढ़ा। तो ये बिहेवियरल चेंज होता है। कुछ मेंटल रिस्पॉन्सेज हमें कहाँ दिखता है, जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, हमारे एग्जाम में पेपर लिख रहे होते हैं और हम चीज भूल जाते हैं, हमें चीजें, हम बोलते हैं ना इसके आगे की लाइन क्या थी याद नहीं आ रही, या फिर बस एक लाइन पता चल जाए हम पूरा लिख देंगे। तो ये जो थॉट प्रोसेस होता है ये मेंटल रिस्पॉन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट, इमोशनल रिस्पॉन्स। इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम इमोशनली भी कनेक्टेड होते हैं, मतलब उस टेस्ट पेपर से। ठीक है। तो इमोशनल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कभी कभी आपने नोट किया होगा कि आफ्टर एग्जाम क्या होता है, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने 10 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया होता है, उनका कोई आंसर गलत निकल गया होता है, तो दैट इज द इमोशनल रिस्पॉन्स टू दैट स्ट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं व्हाट इज स्ट्रेसफुल टू यू। देखिए देर आर वेरी मेनी चीजें इसमें लिखी हुई। तो कौन कौन सी चीजें आपके लिए स्ट्रेसफुल है, आप इन्हें पढ़कर आप इन्हें टिक मार्क कर सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या स्ट्रेसफुल है, जैसे कि वर्क, क्लासेस, स्टडिंग, relationship with partner, relationship with family, relationship with friends, trauma, change in residence, change in amount of social activities, roommate, child care, finance, appearance, physical health. Not fitting in is also a kind of a stress. It is really a stress. Getting married, change to a new school, change in eating habits, legal matters, mental health, law violation, spiritual slash religious issues, major slash career decisions, attitudes slash thoughts, buying a house, change in amount of recreation, डेथ ऑफ फैमिली फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स। तो ये सारी चीजें कुछ टॉपिक पॉइंट्स हैं जो हर किसी के, आप सबके अलग अलग स्ट्रेस लेवल होंगे, किसी का तो एक भी नहीं होगा, इनमें से कुछ और ही होगा। तो हो सकता है, तो ये थोड़े एग्जांपल्स थे जो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, जैसे कि रूममेट आपका स्ट्रेसफुल है। फाइनेंसेस एक लेवल पे जाके स्ट्रेसफुल होता है, अगर हम अच्छे से अच्छा नहीं अर्न कर रहे होते हैं तो, अपनी स्ट्रगलिंग एज में होते हैं तो। गेटिंग मैरिड भी एक स्ट्रेसफुल होता है, शुरू में एक स्ट्रेस होता है ये गेटिंग मैरिड में कि कैसे क्या रिलेशनशिप रहेगा। ठीक, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल। ठीक है। नेक्स्ट, रेसिडेंस भी किसी के लिए स्ट्रेसफुल होता है, चेंज इन स्कूल भी किसी के लिए स्ट्रेसफुल होता है। देखिए याद नहीं कि स्कूल चेंज करते हैं फिर बाद में नई स्कूल जाते हैं, वहां बुलिंग होती है, तो इस वजह से है ना। वाई डू वी स्ट्रेस आउट, हम स्ट्रेस ही क्यों लेते हैं, ठीक है, क्यों लेते हैं? दो मेजर रीजन होते हैं स्ट्रेस को लेने के। पहला, वी परसीव अ सिचुएशन एज डेंजरस, डिफिकल्ट और पेनफुल। हम पहले से ही परसीव का मतलब पहले से ही उस सिचुएशन के बारे में समझ जाता है कि वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होगी, बहुत मुश्किल होगी और बहुत पेनफुल होगी। मतलब एक तरह से हम उसको ओवर थिंक ही कर लेते हैं, ठीक है ना।
और हम परसीव क्या होता है, हम उसे लेते हैं इसी तरह से कि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसको लेना इनकॉपरेट ही इस तरह से करते हैं। दूसरा, वी डोंट बिलीव वी हैव द रिसोर्सेज टू कॉप, और ऑल्सो जब हमें चीजों का रास्ता नहीं मिलता है, हमें लगता है इसका कोई रिसोर्स नहीं है इसको सही करने का, इसको ठीक करने का, तब जो होता है हम स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट आर यू स्ट्रेस वार्निंग साइंस। देखिए कैसे रेड कलर का फ्लैग लिए ये खड़े हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेस वार्निंग साइंस। What are your red flags or warning signs that stress is creeping into your life? If we keep pushing ourselves, eventually something inside of us will send red flags or warning signs that stress is becoming a problem. क्या होता है जब हमने कभी किसी चीज के लिए थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस लिया, कभी थोड़ा लिया, एक टाइम पे जाके वो इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि क्या होता है, व्हाट आर योर रेड फ्लैग्स, कि वो क्या होता है, हमारी बॉडी फिर हमें एक रेड फ्लैग वाला साइन देने लग जाती है कि अब ये बार बार स्ट्रेस लेना, या एक लेवल से ज्यादा स्ट्रेस लेना आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो व्हाट आर योर रेड फ्लैग्स और वार्निंग साइंस दैट स्ट्रेस इज क्रीपिंग इनटू योर लाइफ। इफ वी कीप पुशिंग ourselves, eventually something inside of us will send red flags or warning signs that stress is becoming now a great problem for us. Okay, next, suggestion for reducing stress। आप क्या कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस लेवल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पहला पॉइंट, फाइंड अ सपोर्ट सिस्टम, है ना। अगर हम अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम फाइंड करते हैं, देखते हैं, तो हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। फाइंड समवन टू टॉक टू अबाउट योर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। आधा जो स्ट्रेस है वो इनकॉपरेट होके डिप्रेशन में कन्वर्ट, पता है क्यों होता है, क्योंकि उसका सिर्फ एक रीजन होता है, वो डिप्रेशन में इसीलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि वो डिप्रेशन में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि वी हैव नो वन टू टॉक टू, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात कोई समझ नहीं सकता, या आप किसी से बात नहीं कर सकते। पर सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपको अपना स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव टू फाइंड समवन टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस, कि आपको जो प्रॉब्लम है, जिस तरह का आप फील कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस आप फील कर रहे हैं, आपको अपने किसी फ्रेंड से, आइदर इट बी अ फैमिली मेंबर or it will be your friend or any other else, ठीक है। तो find someone to talk to about your feelings and experiences, ठीक है। फाइंड एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम फाइंड करिए, है ना। फाइंड समवन टू टॉक टू अबाउट योर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस, अपने फीलिंग और एक्सपीरियंस के बारे में, आप किस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप कैसे चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा आप क्या करें, अपने किसी एक फेवरेट पर्सन से अपनी जो थॉट्स है, अपने एक्सपीरियंस है, अपने अंदर की फीलिंग है, उसे शेयर करें। आप जब, जैसे कि आपने नोट किया होगा, जब आप किसी से कुछ चीज शेयर कर देते हो, आपका मन बहुत हल्का हो जाता है। तो दिस इज व्हाट रिलीविंग योर स्ट्रेस। ओके, चेंज योर एटीट्यूड। ऑफ कोर्स एटीट्यूड हमने पढ़ा, और सबसे पहले क्या होता है, हर चीज को देखने के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक स्ट्रेसफुल तरीके से और एक काम तरीके से। प्रॉब्लम आपके सामने है या सिचुएशन आपके सामने है, आप उससे भाग नहीं सकते। अगर आप स्ट्रेसफुल लेके सोचेंगे, तो शायद आपका दिमाग उतनी एफिशिएंसी से वर्क ना कर पाए कि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। पर इन द अदर पॉइंट, अगर आप उसी सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल करेंगे और उस सिचुएशन को अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैंडल करेंगे, तो स्ट्रेस भी कम होगा और सिचुएशन भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो फाइंड अदर वेज टू थिंक अबाउट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। Find the other ways to think about stressful situations. Life is 10% what happens to us and it is 90% how we react to it. मतलब सिर्फ और सिर्फ जो हमारे साथ लाइफ में हो रहा है वो सिर्फ 10% है, पर उसका रिएक्शन हम कितना देते हैं, 90%। तो लाइफ इज 10% what happens to us and 90% how we react to it, कि हम उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, 90% इस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, सजेशंस फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस। तो अब सजेशंस ही चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, बी अ रियलिस्टिक। देखिए रियलिस्टिक होना बहुत सारी चीजों को ओवरवेम कर लेता है। जैसे हमारी जो डिजायबिलिटी होती है वो हमारी अजम्पशंस पे होती है, पर अगर हम रियलिस्टिक होंगे, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को समझेंगे, तो हमारी डिजायबिलिटी हम इतनी ज्यादा नहीं रखेंगे कि अगर हम उसे अचीव नहीं कर पाए तो हम स्ट्रेसफुल हो जाए।
क्योंकि ऑफ कोर्स सपने बड़े रखना या ख्वाब बड़े देखना या इच्छाएं बड़े रखना, इट्स नॉट अ बिग, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंकिंग, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। आप अगर 100 मार्क्स का सोचेंगे तभी आपके 80 आ जाएंगे। अगर आपने पहले 80 सोच रखा है तो आप 60 से ज्यादा नहीं ला सकते। तो आप 100 मार्क्स का तो सोचोगे, पर आपको पता है कि उतना 100 मार्क्स के लिए मेरे पास उतना टाइम होना चाहिए, उतने एफर्ट्स मुझे लगाने चाहिए, ठीक है ना। और उतनी ही मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए 100 मार्क्स लाने की। वैसे तो कोई भी ला सकता है, पर हाँ कैपेबिलिटी मैटर्स। आप कितने टाइम पे क्या आउटपुट देते रहे इस पे ये तो मैटर करता है ना। तो सेट प्रैक्टिकल गोल्स, ऐसे प्रैक्टिकल गोल्स को सेट करिए। सेट प्रैक्टिकल गोल्स फॉर डीलिंग विद सिचुएशंस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो प्रैक्टिकल गोल को सेट करिए अपनी सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए एंड अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। डेवलप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स। डेवलप करिए रियलिस्टिक, जो सच में सामने वाले कंप्लीट कर सके, ऐसी एक्सपेक्टेशंस सामने वालों से रखिए, है ना। एंड अदर्स, तो डेवलप करिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स। नेक्स्ट पॉइंट, गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड टेक दी चार्ज। कोशिश करिए खुद को ऑर्गेनाइज करने की और चार्ज अपने ऊपर लेने की। तो बीइंग अनऑर्गेनाइज्ड और एंगेजिंग इन पुअर प्लानिंग ऑफन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन और क्राइसिस सिचुएशंस व्हिच मोस्ट ऑलवेज लीड्स टू फीलिंग स्ट्रेस्ड। तो क्या बोला कि अगर आप गेट ऑर्गेनाइज एंड टेक चार्ज, अगर आप खुद ऑर्गेनाइज होते हैं और अपने अपनी मिस्टेक्स का चार्ज खुद से ले लिया, तो बीइंग अनऑर्गेनाइज्ड और एंगेजिंग इन पुअर प्लानिंग, और है ना, तो आप काफी ज्यादा कम स्ट्रेसफुल फील करेंगे। वेर इज बींग अनऑर्गेनाइज्ड, क्या आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं और एंगेजिंग इन पुअर प्लानिंग, और आप किसी पुअर प्लानिंग में एंगेज है, ऑफन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन और क्राइसिस सिचुएशन। इसकी वजह से क्या होगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि आपका काम टाइम से पूरा नहीं होगा, आपकी प्लानिंग ढंग से नहीं होगी तो काम अधूरे रह जाएंगे, टाइमली पूरे नहीं होंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा, क्राइसिस बढ़ेंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, सिचुएशन और वर्स्ट होती जाएगी, विच मोस्ट ऑलवेज लीड्स टू फीलिंग स्ट्रेस, जिसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल फील करेंगे। ठीक है। प्लानिंग योर टाइम मेक्स मेक प्लान योर टाइम, अपना टाइम को प्लान करिए। मेक अ स्केड्यूल, एक स्केड्यूल बनाए एंड एस्टेब्लिश योर प्रायोरिटीज, और उसके बाद स्केड्यूल में अपनी प्रायोरिटीज को एस्टेब्लिश करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक ब्रेक्स, गिव योरसेल्फ मी टाइम। आप ब्रेक्स लीजिए और अपने आप को मी टाइम दीजिए। मतलब लर्न दैट टेकिंग टाइम टू योरसेल्फ फॉर रिजुविनेशन एंड रिलैक्सेशन इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज गिविंग टाइम टू अदर एक्टिविटीज। ठीक है। एट मिनिमम टेक शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग योर बिजी डे। मतलब आप छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए और अपने लिए, अपने आप को बूस्ट करने के लिए मी टाइम रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि आपने अपने आप को कितना बूस्ट किया है, कैसे बूस्ट किया है ना। तो अपने आप को बूस्ट करने के लिए खुद का मी टाइम रखिए और साथ में क्या करिए, खुद को थोड़े थोड़े ब्रेक्स देते रहिए। जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है जो एम्प्लॉयज को हायर करती है, वो क्या करती है, केवल हम जब हमने बोला कि 1 आवर या 1.5 आवर का वो सिटिंग देती है, उसके बाद वो 10 मिनट्स वॉक के लिए कहती है। और जो कंपनीज जितनी ज्यादा अच्छी सक्सेसफुल है ना, उसमें ये रूल उतना ही स्ट्रिक्ट है कि अगर आप 1.5 घंटा बैठ गए, 1.45 मिनट्स आपने कंप्यूटर के आगे बैठे और आपने काम किया है, तो नेक्स्ट के 10 to 15 मिनट्स यू हैव टू स्टैंड अप एंड वॉक। तो क्यों, क्योंकि आप जब ब्रेक देते हैं तो आपका जो माइंड है वो रीप्रोग्राम होता है, रीप्रोग्राम होता है, वापस से रिलैक्स्ड होता है। ठीक है। आप भी अपनी बॉडी से भी और माइंड से दोनों से रिलैक्स्ड होता है। अगर आप लगातार 5-6 घंटे काम करेंगे तो आप किस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस के साथ काम करेंगे, तभी आपका जो माइंड है वो इतने अच्छे से आपका माइंड इतने अच्छे से प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, आपका माइंड इतनी अच्छी तरीके से जितना अच्छा आउटपुट दे सकता था उतना आउटपुट अच्छा दे नहीं पाएगा। तो लर्न दैट टेकिंग टाइम टू योरसेल्फ इज रिजुविनेशन एंड रिलैक्सेशन। रिजुविनेशन का मतलब है वापस से जनरेट होना, और रिलैक्सेशन इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज गिविंग टाइम टू अदर एक्टिविटीज। एक्सरसाइज को टाइम दे रहे हैं, मेडिटेशन को टाइम दे रहे हैं, वॉक ईटिंग को टाइम दे रहे हैं, अपने वर्क को टाइम दे रहे हैं, तो जो रिलैक्सेशन है वो भी एक टाइम का हिस्सा है। ठीक है। एट मिनिमम टेक शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग योर बिजी डे। अपने बिजी डे में कम से कम 10 मिनट्स तो शॉर्ट ब्रेक्स लेना जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट प्रॉपरली, गेट रेगुलर रेस्ट, कीप अ रूटीन,
ऑलवेज योरसेल्फ टू डू समथिंग यू एंजॉय ईच डे। तो आप अपना ध्यान खुद रखें, मतलब टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत अच्छे से केयर करें, अपना ध्यान खुद रखें। जैसे कि पैराडॉक्सिकली द टाइम वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ द मोस्ट व्हेन वी आर स्ट्रेस, इट इज द टाइम वी डू इट द लीस्ट। कि जब सबसे ज्यादा हम स्ट्रेस होते हैं तब हम अपने बारे में सोचना सबसे पहले बंद करते हैं, बट व्हेन वी वर स्ट्रेस्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। अपना ध्यान खुद रखना तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रेस में होता है, हमारी माइंड स्ट्रेस में होती है। that leads to some negative thoughts, some negative points, some negative formation of some negativity inside us। तो उसको क्लीन करने के लिए हमें अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ बात करते हैं। लर्न टू से नो। आपको टाइम मैनेजमेंट में सिखाया गया था कि आपको नो बोलना अच्छे से आना चाहिए, और यहाँ पे भी सिखाया जा रहा है कि आपको नो बोलना अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है, कैसे आना चाहिए देखिए। लर्न टू पिक एंड चूज विच थिंग्स यू विल से यस। ठीक है, लर्न टू पिक एंड चूज विच थिंग्स यू विल से यस टू एंड विच थिंग्स यू विल से नो। अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए आपको हाँ कहना है, ताकि आपका माइंड ज्यादा सोचे नहीं। मान लीजिए आपने चीज के लिए हाँ कह दिया और बाद में सोचा मुझे मना कर देना चाहिए था, मुझे मना कर देना चाहिए, तो दिस काइंड ऑफ थॉट इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल। तो जहां नहीं बोलना है वहां क्लियरली नो बोलना आना चाहिए, जहां यस बोलना है वहां क्लियरली यस बोलना आना चाहिए। Protect yourself by not allowing yourself to take on every request or opportunity that comes your way. It is not important that you should take every responsibilities, every opportunity that comes in your way। हाँ ठीक है, कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, आपने जस्ट अभी एक रिपोर्ट सबमिट की एंड देयर इज द नेक्स्ट वन। आपने अपने फ्रेंड की रिपोर्ट, आपका फ्रेंड ने कहा क्या तुमने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, कैन यू डू इट फॉर मी। तो हाँ ठीक है, इफ यू हैव टाइम, इफ यू डोंट हैव एनी अदर वर्क यू शुड से यस। बट इफ यू डोंट हैव टाइम, यू हैव वेरी मेनी अदर थिंग्स टू बी डन, तब आपको क्लियरली नो बोलना आना चाहिए। क्योंकि आप उस समय अगर यस बोल के उसकी फाइल ले लेते हैं, उसकी रिपोर्ट ले लेते हैं, देन इन द नेक्स्ट डे यू वर जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्स्ट्रा वर्क्स विच आर रिमेन पेंडिंग। आपने एक ही तो रिपोर्ट सबमिट की, द रेस्ट वर्क्स कैसे आप कंप्लीट करेंगे। तो इस बारे में बात होगी। तो लर्न टू से नो। ऑफ कोर्स स्ट्रेस स्ट्रेस को रिवाइव करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है दैट यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। तो गेट रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज रेगुलरली। Exercising regularly can help relieve some symptoms of depression and stress and help us to maintain our health। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे जो सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के और स्ट्रेस के, इसको लाइट करता है, इसको रिमूव करता है और हमें हेल्प करता है अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने में। ठीक है, नेक्स्ट, गेट अ हॉबी, डू डिफरेंट समथिंग डिफरेंट। हर किसी पर्सन की अपनी अपनी हॉबी होती है, और हॉबी एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ, मतलब बिना कुछ सोचे, बिना कोई नेगेटिव या पॉजिटिव या एनी थॉट अपने माइंड में लाए हुए आप उस हॉबी को करते हैं, बिकॉज वो हॉबी आपकी फ्रॉम चाइल्डहुड होती है। देखिए कोई हॉबी आपको आधे अभी ट्वेंटीज में नहीं मिलती, हर हॉबी आपकी स्कूल डेज से शुरू होती है। तो वो स्कूल डे वाली हॉबी जब आप अपनी लाइफ के रूटीन में डालेंगे, तो आप जब 1 आवर उस हॉबी के लिए निकालेंगे, तो आप नोट करेंगे आफ्टर 10 डेज आपका स्ट्रेस जो है लेवल वो थोड़ा सा कम होगा, वो धीरे मतलब हल्का होगा। ठीक है, फॉर अ बैलेंस लाइफस्टाइल प्लान इज एन प्लान एंड इम्पोर्टेंट प्लान इज प्लेज एंड एज इम्पोर्टेंट एज वर्क। तो एक बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए खेलना भी या फिर अपना कोई हॉबी फॉलो करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि काम करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। स्लो डाउन, know your limits and cut down on the number of things you try to do each day। मतलब थोड़ा स्लो डाउन करिए, थोड़ा वेट करिए। अगर आप ये मानते हैं कि आप के अगर आप ये मानते हैं, इफ यू अगर आप ये मानते हैं कि आपकी आप हर किसी को अपनी लिमिट्स पता होती है और हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता होता है, पर उस बेस्ट देने के चक्कर में वो अपने लिमिट्स को ओवरड्यू कर देता है। तो दिस इज वेरी नेगेटिव। आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। मान लीजिए आपको पता है कि आप पूरे दिन में आपको 10 आवर्स ही वर्क करना है, तो 10 से 10 15 मत करिए, 10 से 10 ही रखिए। उसको उतने टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका बाकी रूटीन जो सेट है वो करना उतना ही जरूरी है जितना आपका वो 10 आवर का रूटीन। और अपने आप को एक लिमिट से ज्यादा बर्डनाइज मत करिए। आप बर्डन लेते हैं तो बर्डन से स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो नो योर लिमिट्स एंड कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ थिंग्स यू ट्राई टू डू ईच डे।
particularly if you do not have enough time for them or for yourself. Particularly तब जब you don't have enough time for them or for yourself. Be realistic about what you can accomplish effectively each day. हमेशा realistic रहिए, practical रहिए कि मैं 5 hours काम कर सकती हूँ अभी, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो ऑफ कोर्स यू विल डू 5 hours अभी, ताकि आप स्ट्रेस भी नहीं रहेंगे। अगर आपने 10 hours बोल दिया और 5 तो निकल गए, और 5 तो निकल ही नहीं रहे, अब स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे करने से अच्छा है कि हम रियलिस्टिक रहें, अपने लिए प्रैक्टिकल रहें। अगर हम अबाउट अस एंड व्हाट यू कैन अकम्प्लिश इफेक्टिवली ईच डे, मॉनिटर योर पेस। Rushing through things can lead to mistakes or poor performance. Take the time you need to do a good job. ठीक है? Poorly done task can lead to added stress. और अगर इतने स्ट्रेस में काम करेंगे, मान लीजिए आपने ज्यादा बर्डन ले लिया, तो इतने ओवर बर्डन में काम करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी एफिशिएंसी अब जैसी पहले थी वैसी नहीं रहेगी, और एज अ रिजल्ट, एज अ आउटपुट ऑफ दिस, पुअर रिजल्ट्स या पुअर आउटपुट मिलेंगे, जिसकी वजह से अगर पुअर आउटपुट आता है आपकी मेहनत के बाद भी, आप सोचेंगे कि मैंने 10 hours काम किया, उसके बाद भी आउटपुट जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं, तो दैट ऑल्सो लीड टू ओवरड्यू ऑफ स्ट्रेस। उसकी वजह से आपको और स्ट्रेस फील होगा। ठीक है? Laugh, use humor. Do something fun and enjoyable such as seeing a funny movie, जैसे कि ठीक है टाइम हो गया तो एक फनी मूवी देख ली जिससे लाफ हुआ। लाफिंग जो होता है बहुत सारे स्ट्रेस को अपने आप ही, आपको पता नहीं चलेगा कि हंसते हुए कितना लाफ, कितनी ज्यादा स्ट्रेस का मीटर डाउन हो जाता है। लाफिंग विद फ्रेंड्स, रीडिंग अ ह्यूमरस बुक और गोइंग टू अ कॉमेडी शो। सबसे ज्यादा आजकल यही चलता है, कॉमेडी शोज पे लोग जाते हैं, देवर लाइक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, देवर इन अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, सैटरडे नाइट आई, वीकेंड डे आया, तो वहां पे वो एक कॉमेडी शो पे चले गए जहाँ पे उन्होंने अपने स्ट्रेस को एक तरह से आउट कर दिया। ठीक है? नेक्स्ट, लर्न टू रिलैक्स। आपको पता होना चाहिए कि आपको रिलैक्स कैसे करना है। डेवलप अ रेगुलर रिलैक्सेशन रूटीन। एक रेगुलर रिलैक्सेशन रूटीन को डेवलप करिए। आप योगा, मेडिटेशन और सम सिंपल क्वाइट टाइम को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हम ये फटाफट से पॉइंट बोल देते हैं। फाइंड मैं सजेशन से, किन सजेशन से स्ट्रेस कम हो सकता है। फाइंड अ सपोर्ट सिस्टम, change your attitude, be realistic, get organized and take charge, take breaks, give yourself me time, take good care of yourself, learn to say no, get exercise regularly, get a hobby, do something different, slows down, laugh, use humor, learn to relax। ठीक है? तो हम बोलते हैं कि ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर बंद करती हूँ, और जो अभी आगे का जो सारा प्रोसेस है, आगे का जो सारा सारा जो मैटर है, अब हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर।